जी, कल हमने ग्लाइकोलाइसिस को डिस्कस किया था। हमने देखा था ग्लाइकोलाइसिस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, कौन से इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कौन से एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। तो आज फर्दर नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस में जो पायरुवेट बने हैं वो उनका फेट क्या होता है उस पर बात करेंगे। तो अब चूंकि जो चीजें हमने पढ़नी है वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती हैं, तो थोड़ा सा पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी चीजें हैं। तो एक माइटोकॉन्ड्रिया वही लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है न्यूक्लियस के बाद। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में अलबत्ता वैक्यूल और क्लोरोप्लास्ट वो ज्यादा बड़े साइज के होते हैं एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया। और दूसरा वो बताता है जी मेमेलियन सेल में 500 से 1000 तक माइटोकॉन्ड्रिया हर सेल में हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो सेल कौन से टिश्यूज से बिलोंग करता है। वो टिश्यूज जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे, जहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन के बारे में एक बात बता दें। अभी आगे चल के जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को डिस्कस करेंगे तो ये काम आएगी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन होती है तो इसमें आ, चीजों को रोकने की एबिलिटी कम होती है। कल भी बताया था 5000 मालिकुलर वेट वाले मालिक्यूल इसमें से आसानी से पास इन हो सकते हैं, पास आउट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें चैनल प्रोटीन्स होती हैं, पोरेंस जिनको कहते हैं। ये अ, एक किस्म के सम्मेलन सुराख होते हैं जहाँ से ये मालिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है आउटर और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के दरमियान में। तो इसमें जो पोर्शन है इसमें एंजाइम्स के अलावा, क्योंकि जो इसके एंजाइम होते हैं वो साइटोसोल में नहीं होते, बाकी जो पोर्शन है लिक्विड पोर्शन है इसमें आयन वगैरह वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्म के साथ। तो F0 F1 पार्टिकल या F0 असल में ये रॉन्ग टर्म हम कहते हैं, ये जीरो नहीं होता, FO होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर एटीपी सिंथेज जो हम पढ़ते आए हैं, जी एटीपी बनाते हैं, एटीपी बनाते हैं। तो इसके दो पोर्शन होते हैं, एक FO कॉम्प्लेक्स और एक F1। FO जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही मौजूद होता है, और F1 जो है ये बाहर की तरफ होता है, ये मेम्ब्रेन से बाहर निकला होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाली साइड पर होता है। तो ये चूंकि मेम्ब्रेन में होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं। और FO जो है ये इसलिए लिखा जाता है कि ये वो साइट है जो कि एक एंटीबायोटिक लिगोमाइसिन के हवाले से ये सेंसिटिविटी रखती है, तो इस वजह से इसका ये नाम पड़ा था। तो F0 F1 पार्टिकल का जो कम्प्लेक्स है इसको हम एटीपी सिंथेज भी कहते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जैसे कि अभी आपको यहाँ डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये वाला पोर्शन FO कम्प्लेक्स है और ये F1 कम्प्लेक्स है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स वाली साइड पर है और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर। और यहाँ पर आपको आउटर मेम्ब्रेन में पोरेंस दिखाए गए हैं, प्रोटीन चैनल हैं। तो अब बात करते हैं करब साइकिल की। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, फिर जाके हम डायरेक्ट करब साइकिल के जो स्टेप हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जी पायरुवेट जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट था, वो छोटा सा मालिक्यूल है, 3 कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल है। वो आसानी से माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन से पास इन होकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आता है, वहां से फिर वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मूव कर जाता है। तो यहाँ आने के बाद फिर
तो एसिटाइल को एंजाइम ए में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये काम करता है। तो आगे चल के हम इसका एसिटाइल को एंजाइम ए का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली जो को एंजाइम ए है, ये एसिटाइल पोर्शन जो है, क्योंकि डिकार्बोक्सिलेशन होती है पायरुवेट की, तो इसका एसिटाइल पोर्शन बनता है। एसिटाइल ग्रुप आकर कोएंजाइम ए के साथ जुड़ता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। तो कोएंजाइम ए की अगर हम बात करें, तो इसमें जो मेन पोर्शन है या जिसका लार्जर पोर्शन है, वो विटामिन बी, जिसको पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, उस पर मुश्तमिल होता है। इसके अलावा इसमें प्री सल्फाइड्राइल ग्रुप या थायोल ग्रुप कहते हैं, वो इसके एंड पर मौजूद होता है कोएंजाइम ए के, जो कि थायोस्टर बॉन्ड बनाता है एसिटाइल ग्रुप के साथ, जो कि पायरुवेट से आता है। और ये थायोस्टर बॉन्ड जो है वो हाई एनर्जी कंटेनिंग बॉन्ड होते हैं। ये हेल्प करते हैं एटीपी प्रोडक्शन में और एनएडीएच प्रोडक्शन में जब ये ब्रेक होते हैं। तो इसमें कोएंजाइम ए में जो हम ए लिखते हैं, वो असल में इसके एसीटेट को एसिटाइल एंजाइम में, सॉरी, एसिटाइल ग्रुप जो है उसको ये कैरी करता है एसीटेट की सूरत में, तो इस वजह से इसको कोएंजाइम ए कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो देखें जी, कोएंजाइम ए में स्टार्ट में एडिनिन नाइट्रोजनस बेस होती है, उसके साथ राइबोस अटैच होती है, राइबोस के साथ फिर फास्फेट की ब्रिज मौजूद होती है। ये फास्फेट ब्रिज है जो कि राइबोस शुगर के साथ जुड़ी होती है। और ये वाला पोर्शन जो आपको बॉक्स में नजर आ रहा है, ये पेंटोथेनिक एसिड है। ये जो आपको ब्लू में नजर आ रहा है, ये विटामिन बी वाला पोर्शन है। उसके बाद इसके टर्मिनल पे थायोल ग्रुप या सल्फाइड्राइल ग्रुप मौजूद होता है। ये अटैच होता है एसिटाइल ग्रुप के साथ, जो कि पायरुवेट से आता है। और ये क्या बनाता है, इसके साथ थायोस्टर बॉन्ड बनाता है। ये स्टाइल ग्रुप आकर इसके साथ अटैच होता है सल्फाइडाइल ग्रुप के साथ, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए बना देता है। ये वाला सारा कोएंजाइम ए था, यहाँ से एसिटाइल ग्रुप आया और इन्होंने मिलके एसिटाइल कोएंजाइम ए बना दिया। तो का शोर किसका आ रहा है? सर आवाज गायब हो गई आप। तो करब साइकिल की हम बात कर रहे थे, तो इसके 8 स्टेप में से 4 जो है वो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं। उस पर भी हम जब साइकिल को डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अब चलते हैं करब साइकिल की तरफ। ये आपको स्क्रीन पे डायग्राम नजर आ रही है करब साइकिल की। तो होता क्या है जी, पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस से आते हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है। इस पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ये करता है। डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप रिमूव होता है और साथ में NADH बनता है। तो 2 पायरुवेट आते हैं एक ग्लूकोज से, तो 2 NADH यहाँ पर बनेंगे। नेक्स्ट फिर पायरुवेट से एसिटाइल ग्रुप वो अटैच होता है कोएंजाइम ए के साथ, और क्या बनाता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए आकर करब साइकिल में इंटर होता है, किसके साथ जुड़ता है, ऑक्जेलो एसीटेट के साथ। जब ये ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जुड़ता है, तो नेक्स्ट ये कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, और ये काम करता है सिट्रेट सिंथेज।
तो सिट्रेट सिंथेज क्या करता है, ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम एक आपस में जोड़ता है, जिसमें से कोएंजाइम ए वाला ग्रुप वो रिमूव हो जाता है, जो एसिटाइल ग्रुप आया है पायरुवेट से वो ऑक्जेलो एसीटेट के साथ जुड़ जाता है। तो ऑक्जेलो एसीटेट प्लस एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम पायरुवेट ये बना देते हैं सिट्रेट। तो सिट्रेट को एक्वानिटेज ये क्या करता है, आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसके दरमियान आइसोसिट्रेट जब ये बनता है तो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटारेट यहाँ पर ना एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, उसका हम यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहे। तो लेक्चर के एंड पे मैं बात करूंगा कि किसको हमने स्किप किया था। तो कुछ बुक्स में दिया होता है, कुछ में नहीं दिया होता, क्योंकि वो हाईली अनस्टेबल है, बनता है और फौरन ही कन्वर्ट हो जाता है अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो इसलिए अल्फा कीटोग्लूटारेट ही हमने लिखा है। तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में चेंज करता है, और इस स्टेप पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और एनएडीएच बनता है। आपने ये स्टेप खास तौर पर याद रखने हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और एनएडीएच बन रहा है। अब जो अल्फा कीटोग्लूटारेट बना है, नेक्स्ट इसको अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज है, तो जाहिर सी बात है ये भी एनएडीएच प्रोड्यूस करेगा। अब एक एनएडीएच पहले बन चुका है और एक यहाँ पर बनेगा, तो फिर ये इसके साथ थायोल ग्रुप को अटैच किया जाएगा और यूं सक्सिनाइल कोएंजाइम ये बन जाएगा। अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, थायोल ग्रुप को फिर से अटैच कर दिया जाता है। और मैंने बात की कि ये जो थायोईस्टर बॉन्ड बनता है ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, तो जब ये टूटता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो अब अगले ही स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज क्या करता है, जब इसमें से इसको रिमूव करता है थायोल ग्रुप को, तो उस दौरान एनर्जी रिलीज होती है। ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये एटीपी बनाने में हेल्प करती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एनिमल्स में जीटीपी बनता है, जो कि फिर आगे जाके एटीपी में कन्वर्ट होता है। बाकी प्लांट्स वगैरह में, बैक्टीरिया में जीटीपी नहीं बनता, वहां पर एटीपी ही बनता है। तो यूं एक एटीपी यहाँ पर बन जाता है और नेक्स्ट सक्सिनेट बनता है। सक्सिनेट को सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कन्वर्ट करता है फ्यूमारेट में, और यहाँ पर NADH के बजाय अब FADH बनता है। और ये देखें इस क्रब साइकिल में ये पहला FADH है, और FADH बनता ही एक है। दो NADH दो स्टेप पर बन चुके हैं और एक पर FADH बन चुका है। फर्दर फ्यूमारेट को फ्यूमारेट हाइड्रेटेज एंजाइम कन्वर्ट करता है मैलेट में, और फिर मैलेट को मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ऑक्जेलो एसीटेट में, जो कि स्टार्टिंग कंपाउंड था क्रब साइकिल का, तो मैलेट को ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये काम करता है और इस दौरान भी NADH बनता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि जो पायरुवेट आया है ग्लाइकोलाइसिस से, जब उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई है एक NADH उस वक्त बना है, फिर 3 स्टेप पर क्रब साइकिल में बना है, 1 2 और 3। कौन से स्टेप हैं, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम में, 2 स्टेप ये हो गए, और मैलेट से ऑक्जेलोएसीटेट। यहाँ पर NADH बनता है, ये चीजें आपने याद रखनी है। और सक्सिनेट से जब फ्यूमारेट बनता है तो यहाँ पर FADH बनता है। आपको ये फिंगर टिप्स पर याद होने चाहिए। तो यहाँ तक ये साइकिल कंप्लीट होने तक जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थे ग्लूकोज में, जो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में इंटर हुआ था, वो सारे रिमूव कर दिए जाते हैं। मैक्सिमम एनर्जी जो कि इससे निकाली जा सकती थी वो NADH को और ATP को दे दी जा चुकी होती है। तो कल हमने बात की थी ग्लाइकोलाइसिस जब खत्म हुई थी, तो उस दौरान हमारे पास क्या थे, 2 पायरुवेट थे
2 NADH थे और 2 ATP थे। अब टोटल NADH काउंट करते हैं। 2 NADH हमारे पास पहले थे, 2 NADH यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि ये एक पायरुवेट का दिखाया गया तो पायरुवेट भी हमारे पास 2 होते हैं। 2 NADH पहले थे, 2 ये हो गए, 4 यहाँ पर भी 2 NADH, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 दफा ये करब साइकिल स्टार्ट होता है, क्योंकि 2 पायरुवेट की डीकार्बोक्सिलेशन होती है, वो फिर आगे करब साइकिल में एंटर होते हैं तो 2 दफा। तो यहाँ पर हर चीज को हम 2 टाइम्स काउंट करेंगे। NADH करब साइकिल में 3 स्टेप पर बना है तो 6 NADH ये हो गए और 2 NADH ये हो गए, 8 NADH ये हो गए और 2 ग्लाइकोलाइसिस के 10 NADH। लेकिन जो ग्लाइकोलाइसिस के NADH हैं हम उसको अलग काउंट करेंगे, मैं आपको बताता हूँ जब हम ATP यील्ड को डिस्कस करेंगे। और हमारे पास 2 FADH हैं और 2 ATP यहाँ पर बने हैं सक्सिनाइल कोएंजाइम ए थे सक्सिनेट पर। अब हमारे पास टोटल ATP जो हो गए हैं वो आप अपने पास अभी पेज उठा लें, नोट करें कि ATP हमारे पास इस वक्त 4 ATP हैं, 2 ग्लाइकोलाइसिस वाले और 2 करब साइकिल वाले। 2 NADH हैं ग्लाइकोलाइसिस वाले, उनको अलग लिखना है आपने। 2 FADH हैं करब साइकिल वाले और हमारे पास 8 NADH हैं, जिसमें से 6 करब साइकिल वाले हैं और 2 पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए जब बना है वो है, तो 8 NADH ये हो गए। अब हमारे पास 8 NADH, 2 NADH, 4 ATP और 2 FADH हमारे पास मौजूद हैं। अब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डिस्कस करेंगे कि कैसे इनसे ATP बनाए जाते हैं। तो अगर हम मुख्तसरन बात करें TCA साइकिल की या करब साइकिल की, तो 2 कार्बन इंटर होते हैं करब साइकिल में एसिटाइल कोएंजाइम ए की सूरत में, जो कि फिर ऑक्जेलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन वाला कंपाउंड है उसके साथ जुड़ते हैं, फिर सिट्रेट बनाते हैं जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है। डीकार्बोक्सिलेशन 2 स्टेप पर होती है और दोनों स्टेप पर NADH बनते हैं, और वो जो इनपुट था एसिटाइल कोएंजाइम ए का वो यहाँ पर बैलेंस हो गया, मतलब जो 2 कार्बन आए थे इंटर हुए थे वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में वो निकल गए। 4 स्टेप पर हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन होती है, और इस दौरान NAD+ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है 3 स्टेप पर, और FAD जो है वो 1 स्टेप पर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और यूं 3 जगह पर NADH और 1 जगह पर FADH बनता है। और ATP जो है वो GTP जब बनता है तो उससे फिर ATP बनाया जाता है, इस पर हम बात कर चुके हैं। तो यूं हुआ क्या है, एक जब साइकिल चलेगा तो इस दौरान एंड में वही जो ओरिजिनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूल था ऑक्सैलो एसीटेट वो फिर से बन जाएगा। तो ये था करब साइकिल। फिर आगे हम फर्दर चलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरफ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करने से पहले हम ये देख लें कि इसमें कितनी तरह के कंपाउंड होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फ्लेवोप्रोटीन्स होती हैं, आयरन सल्फर प्रोटीन्स होती हैं, साइटोक्रोम होते हैं, कॉपर कंटेनिंग साइटोक्रोम होते हैं, क्विनोन होता है, इसको कोएंजाइम क्यू कहते हैं। और ये ना कम्प्लेक्सेस की सूरत में मौजूद होते हैं, ग्रुप्स की सूरत में मौजूद होते हैं। और 4 कम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये देख लें, ये कम्प्लेक्स 1 है, ये कम्प्लेक्स 2 है, ये कम्प्लेक्स 3 है और ये कम्प्लेक्स 4 है। कम्प्लेक्स 2 जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डायरेक्ट मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद नहीं होता, ये साइड पे होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का पेयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटर होता है, NADH आता है, इलेक्ट्रॉन का पेयर देता है, तो उस दौरान ये कम्प्लेक्स 1, 3 और 4 से जब ये पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस दौरान 10 प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ से देखें, ये कम्प्लेक्स 1 है, ये कम्प्लेक्स 3 है, ये कम्प्लेक्स 4 है।
कॉम्प्लेक्स टू की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा, क्योंकि NADH आ रहा है, तो NADH के लिए कॉम्प्लेक्स टू कोई अहमियत नहीं रखता। वो कॉम्प्लेक्स टू जो है FADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देते हैं। तो जी NADH आया, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो कॉम्प्लेक्स वन क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स वन के पास आते हैं और ये फिर आगे इलेक्ट्रॉन देता है, तो उस दौरान इलेक्ट्रॉन्स की उस एनर्जी से 4 प्रोटॉन्स को पंप किया जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। 4 प्रोटॉन ये पंप हो गए। नेक्स्ट फिर फर्दर कॉम्प्लेक्स थ्री पर 2 प्रोटॉन यहाँ से पंप होंगे, 2 इधर से मेम्ब्रेन में से होते हुए जाएंगे, तो टोटल 4 प्रोटॉन यहाँ पर पंप होंगे। 4 ये हुए थे, 8 हो गए। नेक्स्ट फिर कॉम्प्लेक्स फोर क्या करेगा, वो भी 2 प्रोटॉन्स को पंप करेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, तो टोटल 10 प्रोटॉन हो गए। अब ये 10 प्रोटॉन एक NADH से हुए हैं। अब हम इसको बैलेंस देख लें कि ATP कितने बनेंगे। तो जी 3 हाइड्रोजन आयन जब ATP सिंथेस से गुजरते हैं तो एक ATP बनता है। 10 हैं तो 10 से कितने ATP बनेंगे एक NADH से? 3 ATP बनेंगे। तो लेकिन ये 3 नहीं होते, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं क्यों नहीं होते पूरे। तो FADH क्या करता है, FADH जब आता है तो वो कॉम्प्लेक्स टू को अपने इलेक्ट्रॉन देता है, कॉम्प्लेक्स वन स्किप हो जाता है, तो कॉम्प्लेक्स वन के जो 4 प्रोटॉन है वो काउंट नहीं होते। तो कितने काउंट होंगे? 4 कॉम्प्लेक्स थ्री वाले और 2 कॉम्प्लेक्स फोर वाले। तो कितने प्रोटॉन पंप हुए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में? 6 प्रोटॉन पंप हुए। अब ये 6 प्रोटॉन, 3 एक दफा आएंगे तो एक ATP बनेगा, तो फिर 3 दूसरी दफा आएंगे तो 2 ATP। तो एक FADH से कितने ATP बनते हैं? 2। और एक NADH से कितने बने थे? 3। लेकिन यहाँ पर मैं बात करता चलूं कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये प्रोटॉन्स का जो ग्रेडियंट बनता है, यहाँ पर केमियोस्मोसिस के जरिए ये जो मैकेनिज्म है जिसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन इकट्ठे हो जाते हैं, वो फिर ATP सिंथेस से गुजर कर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में दोबारा वापस आते हैं और ATP बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को केमियोस्मोसिस कहते हैं। अब आते हैं असल बात की तरफ कि ये जो प्रोटॉन यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, आउटर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया की, वो चीजों को नहीं रोक पाती, तो पोरेंस चैनल होते हैं। तो यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन है कुछ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से बाहर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। साइटोप्लाज्म में जाने की वजह से जो टोटल 10 प्रोटॉन थे वो 10 के 10 अवेलेबल नहीं होते, 8 तक अवेलेबल होते हैं। तो यूं 2.5 ATP काउंट किए जाते हैं लिटरेचर में। 8 ATP। देखें यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, अगर PPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वही एक NADH से 3 और एक FADH से 2 ATP बनते हैं। तो 8 से कितने बने जी? हम बात कर रहे थे 2.5 ATP एक NADH से, और एक FADH से वो जो 6 हैं, उस 6 में से भी 2 प्रोटॉन ये काउंट किए जाते हैं जी, ये बाहर लीक हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से। तो यहाँ पर 1.5 ATP काउंट किया जाता है। तो नेक्स्ट में ना, सॉरी, नेक्स्ट इसको सारे टोटल हम ATP इसके बनाते हैं, काउंट करते हैं। हाँ जी, मैक्सिमम यील्ड जो है ATP की वो 30 ATP है पर ग्लूकोज, जो कि हम पढ़ते आए हैं। तो वो कहता है जी हमारे पास टोटल 10 NADH बने थे, 2 FADH बने थे। तो जरा ये डायग्राम देख, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट है। देखें ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन आपको दिखाई गई है, जिसमें ये कम्प्लेक्सेस मौजूद हैं और ये बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेम्ब्रेन में एक दफा मौजूद हैं, ये बार बार मौजूद होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 3, 4।
और इधर देखें ये कम्प्लेक्स टू है, तो कम्प्लेक्स टू जो है वो क्या करता है, एफ को यहाँ देता है। अब कम्प्लेक्स वन का कोई रोल नहीं होता, तो इस एफ से कितने टोटल 6 प्रोटॉन पास होते हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, प्रोटॉन को पास कर रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में से प्रोटॉन जो है वो पोरिन से होते हुए आउटर मेम्ब्रेन से बाहर निकलकर साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। अब जरा मैं ना, हाँ, एक डॉक्यूमेंट खोलने लगा हूँ जहाँ पर हम बैलेंस करेंगे कि टोटल एटीपी कितने बनते हैं। और ये एटीपी यील्ड को कैलकुलेट करना, फिर उसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, आपके जहन में होना चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है जी कितने एटीपी बनते हैं जी, और काउंट करके बताएं, पूरे करके दें कहाँ पर एटीपी बने हैं। तो इंशाल्लाह अभी हम इसको आसान करके डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा जी, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें आपको एक्सेल शीट नजर आ रही है। काइंडली कोई आप में से अपना माइक म्यूट अनम्यूट करके बता दें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है, 1 मिनट में फिर
जी स्क्रीन शो हो रही है अभी। नहीं सर सर, नहीं हो रहा। सर अब हो रहा है। ये भी शो हो रही है। हाँ जी। नहीं अभी नहीं हो रही, हाँ अब ओके। हो रही है। ओके जी, मैं ना एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें हम एटीपी को काउंट करेंगे। तो देखिए आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में दो एटीपी बनते हैं और दो एनएडीएच बने थे। जबकि पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन जब हुई थी तो उस दौरान हमारे पास दो एनएडीएच बने थे, वो सामने मैंने उसके लिख दिए हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास करब साइकिल है, उसमें हमारे पास क्या बने थे, दो एटीपी बने थे, 6 एनएडीएच बने थे और दो एफएडीएच बने थे। अब एक एफएडीएच से दो एटीपी बनते हैं, एक एनएडीएच से तीन एटीपी बनते हैं। तो ओके जी, अब देखें दो एटीपी हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में बने थे, दो क्रब साइकिल में, तो डायरेक्ट जो एटीपी बने थे वो हमारे पास चार आ गए ये। हमारे पास जो टोटल एनएडीएच बने थे ग्लाइकोलाइसिस में जो बने थे वो दो थे, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेशन वाले दो थे, और छह कौन से थे, करब साइकिल वाले। टोटल कितने बने, 10। तो कितने एटीपी बनेंगे, 30। ये बात कर रहा हूँ मैं बैक्टीरिया की, और बैक्टीरिया के अलावा अभी मैं शटल सिस्टम के बारे में बताता हूँ। बैक्टीरिया के अलावा ह्यूमन में भी जहाँ पर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, लीवर हो गया, हमारे किडनी हो गया, हमारे हार्ट हो गए, वहाँ पर भी ऐसे ही 30 एटीपी बनेंगे टोटल 10 एनएडीएच से। और एफएडीएच हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो बने थे क्रब साइकिल में, एक एफएडीएच से दो एटीपी बनते हैं, तो ये हमारे पास चार एटीपी ये हो गए। तो हमारे पास टोटल 38 एटीपी बन गए। लेकिन यहाँ पर अब मैं बात करूं कि ये जो दो ग्लाइकोलाइसिस वाले दो एनएडीएच हैं, ये हमेशा तीन एनएडीएच नहीं बनाते। सॉरी, इन एनएडीएच से पर एनएडीएच तीन एटीपी नहीं बनते। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन है उसमें शटल सिस्टम मौजूद होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। दो तरह के शटल होते हैं, ग्लिसरॉल फास्फेट शटल और मैलेट एस्पार्टेट शटल। अब मैलेट शटल क्या करता है, जो एनएडीएच आता है ग्लाइकोलाइसिस वाला, उस एनएडीएच से इलेक्ट्रॉन्स को पास कराया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर से मैलेट बनाया जाता है, और वो मैलेट बनकर जाके क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है। और क्रेब्स साइकिल में हमने देखा जब मैलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है उस दौरान एनएडीएच बनता है। तो अब ये एनएडीएच बना है कहाँ पर, क्रेब्स साइकिल के अंदर, और ये एनएडीएच इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा तो तीन एटीपी बनाएगा। तो अगर मैलेट एस्पार्टेट शटल है, यूकेरियोट्स की बात करें तो जहां जहां पर, अब ये ह्यूमंस में, हार्ट में, लीवर में, किडनी में, जहां पर एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है वहां पर मैलेट एस्पार्टेट शटल होता है। तो वहां पर एटीपी यील्ड जो है ग्लाइकोलाइसिस वाले एनएडीएच की वो तीन ही होती है। लेकिन
यूकेरियोट्स में आमतौर पर ग्लाइकोलाइसिस में ये जो 2 NADH बने हैं, इसकी एटीपी यील्ड हम 2 लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि इस एक्सेप्शन के अलावा जो मैंने बात की है, सारी जगहों पर ग्लिसरॉल फास्फेट शटल होता है। ग्लिसरॉल फास्फेट शटल क्या करता है? वो आगे फर्दर FADH प्रोड्यूस कराता है। FADH आपको पता है कि FADH से कितने एटीपी बनते हैं? 2 बनते हैं FADH से। तो अब NADH तो आया था ग्लाइकोलाइसिस से, लेकिन वो चूंकि मॉलिक्यूल का साइज लार्ज होता है, वो इंटर नहीं हो पाता आउटर मेम्ब्रेन से। तो फिर क्या होता है? ये सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन देता है। तो अंदर जाके फिर क्या बनता है? अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बनता है वो FADH होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस वाला NADH कभी गया ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और उसने क्या बनाया? FADH बनाया, और FADH से 2 एटीपी बनेंगे। तो जब कभी यूकेरियोट्स में इन जो 3 ब्रेन को भी एक्सेप्शन में डालें, तो लीवर इनके अलावा बाकी जगह पर ग्लिसरॉल फास्फेट शटल होता है, और एटीपी यील्ड जो है वो 38 से कम होकर कितनी होती है जी? 36 होती है बैक्टीरिया में। और जहां पर मैलेट एस्पार्ट शटल होगा, वहां पर एटीपी यील्ड कितनी होगी? 38 होगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें कोई और बात ऐड करनी है वो आप करा सकते हैं। कोई चीज़ रह गई हो, जैगम साहब मौजूद हैं, मैं उनसे भी कहूँगा कोई चीज़ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी हाँ जैगम जी, साहब। क्वेश्चन क्वेश्चन वगैरह मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि कितने प्रोटॉन चाहिए होते हैं एक आप कह सकते हैं एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए। ये क्वेश्चन भी आमतौर पर मैं पूछा करता हूँ कि 2 प्रोटॉन चाहिए, 3 चाहिए या 4 चाहिए। ठीक है, तो ये जब मैं टेस्ट बनाऊंगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन दे दिया करता हूँ। बाकी ये तो आपने बता ही दिया कि क्या कहते हैं पायरुवेट कहाँ आकर एसिटाइल कोएंजाइम में चेंज होता है। ठीक है, एक सल्फ हाइड्रोल ग्रुप वगैरह भी आपने बता ही दिए। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है एक ग्लाइकोफॉस्फेट शटल और एस्पार्टेट शटल, ये भी आपने दोनों बता ही दिए, इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बस यही चीजें थी इसके अंदर। जी। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बल्कि आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं ना पहले ये लोग। कोई जैगम साहब के क्वेश्चन का आंसर देना चाहे? वैसे मैं बता चुका था क्लास में, डायग्राम में चलें भी शो हो रहा ये था। हाँ चलें, ये इसको फर्दर देख लेंगे। ठीक है, तो मैं खुद ही बता देता हूँ 4 प्रोटॉन जी। जो है वो चाहिए होते। लेनिजर ने 4 ही दिखे हैं तो मैं स्टूडेंट्स को 4 ही पढ़ाता हूँ। ठीक हो गया। और और वो बाकी सर में 3 दिए हुए हैं, मैंने 3 पढ़ाए हैं सर। वो मुझे पता था आप 3 बोलेंगे, इसलिए मैंने पहले 4 बता दिए हैं क्योंकि लेनिजर ने 4 बताए हैं। और बाकी हम्म। जी तो मेरा नहीं ख्याल कोई क्वेश्चन है। जी, तो क्वेश्चन तो कोई नहीं आ रहा सर। आई थिंक समझ ही नहीं आया फिर शायद हमारी आज की एफर्ट्स। असल में ये टॉपिक जो है ना, ये अस्सलाम मतलब वालेकुम सर। मजे के हैं, आसान है जी। जी ये सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि NADH जो है इसका हाई एनर्जी पोटेंशियल क्यों होता है FADH2 की निस्बत? मतलब ये आप ये कहना चाह रही है एटीपी क्यों ज्यादा बनवाता है? हाँ, ये पूछ रही है एटीपी, ये बुशरा मान पूछ रही हाँ है। मैंने फौरी जी तौर सर। पर देखा कि कौन पूछ रही है। अब आवाज में डिस्टॉर्शन आ रही है सर। हाँ जी बाबर साहब बताएं, एनएडीएच क्यों ज्यादा एटीपी बना रहा है, एफएडीएच क्यों कम हाँ बना जी। रहा है। जी जी, मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज जब डिस्कस की उस वक्त था
FADH है, एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स है, वो कॉम्प्लेक्स 1 स्किप हो जाता है। NADH आकर कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन देता है, कॉम्प्लेक्स 1 को देता है तो 4 प्रोटॉन वो पास इन कराता है। नेक्स्ट फिर कॉम्प्लेक्स 2 4 वो कराता है, फिर कॉम्प्लेक्स 4 जो है, सॉरी कॉम्प्लेक्स 2 कह रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स 3 4 प्रोटॉन पास इन कराता है, ये हो गए, और 2 प्रोटॉन पास इन कराता है। यूं 10 प्रोटॉन पास इन होते हैं NADH से। जबकि FADH तो कॉम्प्लेक्स 1 को स्किप कर देता है क्योंकि उसका एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स 2 है। यूं FADH से जो इलेक्ट्रॉन पास इन होते हैं वो कम होते हैं प्रोटॉन, जबकि NADH के ज्यादा होते हैं। FADH कॉम्प्लेक्स 1 को स्किप करने की वजह से इसका जो पोटेंशियल है वो कम होता है एज कम्पेयर टू NADH। हाँ जी बिल्कुल, आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भाई ना जिस तरीके से जब से मेरे ख्याल से 1 महीना स्टार्ट हो गया है हमें लेक्चर देते हुए, तो इसमें ये है कि मैंने सारे स्टेप्स जो हैं वो फॉलो किए हैं। बाबर साहब ने देर से ज्वाइन किए। अगर आप ये सोचे कि उनका पोटेंशियल कम है, पोटेंशियल कम नहीं है, वो आए देर से हैं, ठीक है, लेक्चर देने वाली फील्ड में। तो ऐसे ही NADH पहले भी फॉल करता है, और FADH जो है वो उसने दूसरे को ज्वाइन किया जहाँ पे कोई भी एनर्जी जो है वो प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में मूव करने के लिए यूज ही नहीं हो रही होती, ठीक है। तो इस वजह से उसके इस हिस्से में 6 आ रहे हैं और NADH के हिस्से में 4 आ रहे हैं, वो 10 आ रहे हैं। बिल्कुल। जी सर, सही है सर। मैं सर बाबर की आवाज मुझे अच्छे से आ नहीं रही, पता नहीं कोई इंटरनेट का इशू है शायद। मैं मैंने आपको वॉइस वैसे नोट वॉइस में करके समझा दूंगा। हाँ, ये आप हाँ भी समझा दीजिएगा वॉइस में। और वो जो डायग्राम आपके पास अच्छी मौजूद होगी उधर ही से डायग्राम सेंड करके ना जी, मैं इनको बता हाँ दीजिएगा। और लिपन, ये जो आप लिपन डायग्राम पॉट है भेज ना दूँ। लिपन पॉट में बड़ा जबरदस्त उस डायग्राम में ना बताया हुआ है, आप आसानी से उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, आसानी से अंडरस्टैंड कर लेंगे। हाँ, ठीक हो गया बाकी सर। जब मैं पेपर बनाऊंगा ना, पेपर बनाऊंगा वहां पे आपसे पूछ लूंगा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से हैं, तो वो आपने लाजमी तौर पे माइंड में रखने हैं। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन से है, फिक्स वाले कौन से है, ये चीजें भी मैं आमतौर पर टेस्ट में पूछ लेता हूँ। ठीक हो गया। ओके सर, आज की क्लास एंड करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज।